हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया सवाल है। बीपीएससी में विगत 10-12 साल में जो परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, हम लोग उसी को डिस्कशन करने वाले हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको मैं बता दूं, यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको डिस्कशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि हम कोशिश करेंगे उन सभी एंगल को टच करने का जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है। ये आपके 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद आपके प्राचीन भारत का इतिहास होगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, डियाज या वास्को डिगामा या अल्मीडा या अल्बुकर्क। 4 ऑप्शन में हमें ये चुनाव करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमें ये बात पता है कि यूरोपियों के आगमन में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का होता है। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी जब भारत में आई वो पुर्तगाल ही थी। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। यानी कि 1961 में हमारा देश स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वह कई वर्षों तक यहाँ पे रहा। ज़बरदस्ती करने के बाद वह गोवा दमन दीव छोड़ करके उसको जाना पड़ा, है ना, पुर्तगाली। कभी कभी अगर प्रश्न ये पूछे तो ज़रूर इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में गया। पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था उसका नाम था अल्मीडा। इसका आंसर यही हो जाएगा, सी, अल्मीडा। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी अल्मीडा को ही कहा जाता है। यह पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था अल्मीडा, संस्थापक था अल्मीडा। और सबसे बड़ी बात क्या है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अल्मीडा ने एक पॉलिसी लागू की थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी हम लोग कहते हैं, पॉलिसी। और भारत में अल्मीडा जो है 1505 में भारत आया और यह 1509 ईस्वी तक यहाँ पर गवर्नर जनरल था। 1505 में अल्मीडा जो है 1505 में भारत आया, गवर्नर बना और 1509 तक रहा। सबसे ज़्यादा इसका फेमस है नीले पानी की नीति। ये नीले पानी की नीति किसने प्रारंभ किया था? तो ये अल्मीडा हो जाएगा जो प्रथम गवर्नर है। यानी कि 1509 के बाद दूसरा जो गवर्नर आता है यहाँ पे, है ना, दूसरा गवर्नर भी देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। दूसरा गवर्नर हो जाता है ये अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक यह शासन करता है। और इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई थी, जिसने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई थी। कोचीन में बीजापुर का एक बादशाह था जिसका नाम था यूसुफ जाही, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाही नाम था, यूसुफ आदिल शाही नाम था। पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने 1510 ईस्वी में इससे गोवा छीन लिया और गोवा पर यह अधिकार कर लेता है अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में गोवा छीन लेता है और 1530 ईस्वी में
1530 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बना दिया जाता है, मुख्यालय। और 1561 में कहे तो 1561 में यह स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि पुर्तगालियों के चंगुल से ये आज़ाद हो जाता है। अल्बुकर्क के समय में ही 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण हो जाता है। मलक्का पर जो इम्पोर्टेंट है वही हम चर्चा कर रहे हैं। मलक्का पर नियंत्रण हो जाता है। 1511 में मलक्का पर नियंत्रण हो जाता है और ये 1515 में हुरमुज पर नियंत्रण हो जाता है। और यह सब नियंत्रण होता है अल्बुकर्क के समय में ही। हुरमुज पे नियंत्रण हो जाता है, इनके समय में कह सकते हैं कि पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं, सागर का स्वामी कहते हैं पुर्तगाली, क्योंकि आपको पता है पुर्तगालियों का देन है जो भारत में आज लोग आलू खाता है। ये पुर्तगाली भारत में लेकर के आए थे, यहाँ पे आलू लेकर के आए, है ना, तंबाकू लेकर के आए, यहाँ पे आलू तंबाकू लेकर के आए, और गन्ना का भी उन्होंने ही लेकर के आया। लाल मिर्च भी लेकर के आते हैं, यहाँ तक कि पपीता भी यहाँ लेकर के आते हैं, यहाँ तक कि मक्का भी लेकर के आते हैं। अधिकतर देन है पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा देन है भारत के लिए। ये हो जाएगा। कुछ और भी जानिए, इम्पोर्टेंट है आपको। गोवा को लेकर के जानिए। अभी गोवा जो है सबसे रोमांटिक शहरों में जाना जाता है। वहाँ पे सारे यूरोपीय व्यापारी जो थे वो अपने व्यापार का केंद्र समझते थे, केंद्र ही मानते थे। और यही वजह था कि आने जाने यूरोपियों का आगमन आने जाने का सबसे बड़ा केंद्र था। आज भी अगर गोवा में आप जाइएगा तो ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगा। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले जो है ये पुर्तगालियों ने ही किया था। और सबसे पहली बार चर्च की स्थापना पुर्तगालियों ने गोवा में सबसे पहली बार चर्च की स्थापना की। पूछा जाता है प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे जब कोई फैशन आती है, तो मुंबई का दूसरा स्थान होता है। सबसे पहले रोमांटिक जो फैशनेबल जो चीज़ें हैं सबसे पहले गोवा में दिखता है, बाद में आपको दिखता है मुंबई में, फिर उसके बाद आपको दिखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, है ना, कैंपस में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो बन जाएगा आपसे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। 65वें बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। 2019 में जब एग्जाम हुआ था उस समय यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज कौन करता था। या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चलिए आंसर हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। पुर्तगालियों को सबसे पहले हम लोगों ने ये चर्चा किया कि पुर्तगालियों को हम लोग सागर का स्वामी कहते हैं। पुर्तगालियों को क्या कहा जाता था, सागर का स्वामी, है ना। सागर का स्वामी मतलब मालिक, मतलब सागरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली ही था। इसका मतलब ये था कि सागरों में और सागरों पर नियंत्रण पुर्तगालियों का ही होता था। कह सकते हैं जब कार्टेज का निर्माण हुआ तो बिना परमिशन के, यानी कि बिना पुर्तगालियों के परमिशन के कोई भी आदमी नाव को ले नहीं जा सकता था। और यही वजह था कि पुर्तगालियों ने भारतीय ही नहीं बल्कि अरब के नाव पर मसाला का व्यापार और बारूद का व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। उसको ये काम करने की इजाज़त नहीं थी और ये किसने किया, पुर्तगालियों ने।
जब भी उसको लगता था कि जब भी इनको लगता था, पुर्तगालियों को लगता था कि भारतीय नाव या अरब का कोई व्यापारी उदंडता अपना रहा है, तो पुर्तगाली जो सैनिक थे उस नाव को लूट लेते थे। और यही वजह था कि बंगाल की खाड़ी में हुगली का जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं, वहीं पे इन लोगों ने अड्डा बना लिया था। जिस तरीके से आप देखते हैं, सोमालिया के जो लोग थे, जिनको हम लोग समुद्री लुटेरा कहते हैं, वो बहुत ही गरीब था सोमालिया। तो क्या होता था कि जब भी बड़ी बड़ी जो नावें उस रास्ते से गुजरती थी तो सारे लोग टूट पड़ते थे और नाव को 2-4 घंटे में ही लूट लिया जाता था। इसी तरीके से पुर्तगालियों के सैनिकों के द्वारा हुगली में जिस केंद्र की स्थापना की गई थी, उस केंद्र में ये सारे लुटेरे लोग ही हो गए थे। कौन? पुर्तगाली। इसलिए सागरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे ये लोग पुर्तगाली, इसीलिए तो इनको सागर का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर। तीसरा, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन में हॉकिंस हो जाएगा, सर टॉमस रो हो जाता है, एडवर्ड टेरी हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका हॉकिंस हो जाता है, इसका आंसर हॉकिंस हो जाएगा। बात 1908 की है। 1908 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस जिस नाव से आया था उस नाव का नाम था हेक्टर। एक और भी नाव था जिसका नाम था रेड ड्रैगन नाम था इसका। लेकिन हॉकिंस जो था वो बहुत ही योग्य व्यक्ति था। हॉकिंस को फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकारी था। हॉकिंस जो है यह फारसी भाषा का ज्ञाता था। और आपको पता है मुग़ल दरबार की जो भाषाएं थी, जो मुग़ल शासक जो बातचीत करते थे वो फारसी में करते थे। और यही वजह हुआ कि यहाँ पे जहांगीर जो है, जहांगीर प्रभावित हो गया हॉकिंस से, और हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान कर दिया। जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान कर दिया। और इतना ही नहीं, हॉकिंस को, यहाँ पे हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस को खान की उपाधि से भी सम्मानित किया। खान की उपाधि से भी सम्मानित करता है हॉकिंस को जहांगीर। लेकिन हॉकिंस भारत में यूरोपीय फैक्ट्री यानी कि अंग्रेजी फैक्ट्री को स्थापित करने की जो अनुमति जिससे लेकर के जो आया था, वो यहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाया। क्यों पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि पुर्तगालियों का दबदबा बहुत ज़्यादा था। पुर्तगाली सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। पुर्तगाली जो थे सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद आप देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग यही देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो यात्री होता है, वो दूसरा यात्री सर टॉमस रो है। और यह 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। यह जहांगीर के दरबार में 1615 में आता है, दूसरी यात्री है। और ये अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति है जहांगीर के द्वारा इसको प्राप्त हो जाता है। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति है, इसको मिल जाती है अनुमति। फिर उसके बाद इसके एवज में जहांगीर को 3000 वार्षिक जो कर है वह देने की बात करता है। सर टॉमस रो ये देने की बात करता है। इस तरीके से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हो जाती है। यानी कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित हो जाती है। यहाँ पे आप देखिएगा, पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में
झड़प हो रहा था, बार बार लड़ाई हो रहा था। बाद में जेम्स प्रथम यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय जो है, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। दोनों का विवाह हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में संबंध जो है प्रगाढ़ हो जाते हैं। तब भारत में पुर्तगालियों ने जो बम्बई है, बम्बई को दहेज स्वरूप दे देते हैं अंग्रेजों को। यहीं पे वो लोग दे देता है अंग्रेजों को दहेज स्वरूप मुंबई मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? क्या गोवा है, या बंगाल का हुगली है, आरकोट है, या सूरत है? कहाँ पे है? कहाँ पे इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया? तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। सूरत में इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहला जो फैक्ट्री है वह स्थापित किया यहाँ पे। हालांकि आपको पता है हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया, हॉकिंस जो है यहाँ पे देख लिया जाए, हॉकिंस जब भारत पहुँचता है तो पहुँचने के बाद जहांगीर के दरबार में शामिल तो हुआ, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती है फैक्ट्री खोलने की। कारण क्या था? तो यहाँ पे पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था, क्योंकि पुर्तगाली इस बात को जानते थे, जिस दिन अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई फिर हमें अपना बोरिया बस्तर बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ से मतलब जानकारी अच्छी तरह रखते थे। और यही वजह था कि पुर्तगाली सबसे ज़्यादा इसका विरोध किए। बाद में जब दूसरी यात्री सर टॉमस रो भारत आता है और जहांगीर के जब दरबार में शामिल होता है यहाँ पे, तब उसको बताते हैं एक श्वाली जगह है सूरत में। श्वाली एक जगह है जहाँ के कैप्टन रहते हैं मिडल्टन। मिडल्टन कहता है यहाँ पे, है ना, मिडल्टन कहता है कि श्वाली में एक मुग़ल गवर्नर भी रहता है, उसका भी नाम जान जाइए, है ना। इनसे वो बात करता है और कहता है कि हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दिया जाए। हालांकि यहाँ पे मुग़ल जो गवर्नर है फैक्ट्री खोलने की इजाज़त तो दे देते हैं, और ये चीज़ें कन्फर्म हो जाता है जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में जब कन्फर्म हो जाता है तो सूरत में इसकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर दिया जाता है। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद कुछ ब्रांचेस जो है अहमदाबाद में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। अजमेर में भी कारखाना की स्थापना करते हैं, और आगरा में भी अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल। 67वीं बीपीसी में यह पूछा गया सवाल है, किस मुग़ल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? किस मुग़ल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं। बीपीसी के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह मॉडर्न इंडिया है। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और बिहार बीपीसी जो टीचर के एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि बीपीसी 4.0 की तैयारी आप कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उन्हें भी यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। उनको एक सिलेबस में भी है इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए 67वीं बीपीसी में पूछा गया सवाल है कि किस मुग़ल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? क्या बाबर के समय में आया, या अकबर के समय में आया, या जहांगीर के समय में आया, या शाहजहां के समय में आया? किसके समय में ये भारत आता है? तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। सर टॉमस रो दूसरा यात्री है जो 1615 ईस्वी में भारत आता है। ये भारत आया 1615 ईस्वी में भारत आया,
और ये जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आता है। यह ब्रिटेन के जो राजा हैं जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आया था। 1615 में वह श्वाली पहुंचा। 1615 में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 1615 में वह सूरत पहुंचता है, सूरत। और उसके बाद 1616 में वह अजमेर पहुंचता है, अजमेर, जहाँ पे जहांगीर से मुलाकात होती है, जहाँ जहांगीर से मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद सर टॉमस रो अनुमति मांगता है जहांगीर से, मुग़ल बादशाह से, कि मुझे एक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दिया जाए। और यह फैक्ट्री खोलने की इजाज़त यहीं पे जहांगीर के द्वारा प्राप्त हो जाता है। और जहांगीर कहता है कि हम 3000 वार्षिक कर आपको देंगे, 3000 वार्षिक कर हम आपको देंगे। और इसकी स्थापना कर दिया जाता है सूरत में इसकी स्थापना कर दिया जाता है। इस तरह से सर टॉमस रो 1619 ईस्वी में भारत से लौट जाता है। 1619 में वह भारत से लौट जाता है। आया कब? 1615 में आया और 1619 में वह भारत से लौट जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 6ठा नंबर सवाल है 65, यानी कि 65वीं बीपीएससी में 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो यह सवाल पूछा हुआ है। एक प्रश्न कितनी तरीके से घुमा के पूछ देगा, है ना, यह तैयारी करने वाले ही जानते होंगे। इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्नों का अध्ययन करिए, कम से कम प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, ताकि आपको इसका पता चले, अंदाज़ा चले कि प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं। बीपीएससी प्रश्न से प्रश्न ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? हालांकि इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर 1632 बताता है। इसका आंसर जो है 1632 बताता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात किया जाए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, हालांकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर बात किए तो ये डच जो लोग थे ये हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। 1592 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है। 1592 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है ना। डच कंपनी की स्थापना होती है 1592 में होती है यहाँ पर। और 1595 की बात किया जाए तो 1595 ईस्वी में पहला डच यात्री हाउटमैन जो है वह भारत आता है। 95 में हाउटमैन नाम है उसका, हाउटमैन भारत आता है, हाउटमैन भारत आता है ना। 1595 में आता है। और 1602 ईस्वी में यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1602 ईस्वी में यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती। कब? 1602 में हो जाती है। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 साझीदार लोग होते हैं, 17 साझीदार लोग होते हैं। यही वजह है कि 17 साझीदार लोगों को जेंटलमैन 17 कहा जाता है। जेंटलमैन 17 कहा जाता है इन लोगों को, जेंटलमैन, है ना, जेंटलमैन 17 कहा जाता है, 17 कहा जाता है, इन लोगों को कहा जाता है। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे। 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना डच के द्वारा मसूलीपट्टनम में किया जाता है। 1605 में प्रथम फैक्ट्री डचों ने मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दिया। यहाँ पे पटना कॉलेज का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसकी स्थापना हम लोगों ने कहा था कि डच कंपनियां जो हैं पटना में अपनी फैक्ट्री 1632 में खोली। कहा जाता है कि यहाँ पर पटना कॉलेज का जो हम लोग
इमारत देखते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने अपना केंद्र बनाया। वहाँ से अफीम का, शोरा का, वहाँ से ये लोग सूती वस्त्र का, है ना, चीनी का और शोरा का व्यापार करते थे। ये लोग शोरा का व्यापार करते थे। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। सॉरी, हाँ, तो हम लोग, हाँ, शोरा का ये लोग व्यापार करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। 7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? 7 नंबर सवाल है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर औरंगजेब हो जाता है। इसका आंसर क्या है? औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ और भी देखिएगा, जब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनियाँ जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को वो जीत रहा था, तब उसका मन जो है ना बढ़ गया। उसको लगा कि हमारी शक्ति अब बहुत ज़्यादा हो गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि औरंगजेब अभी बहुत ही शक्तिशाली है। उसको ये बात पता नहीं था कि औरंगजेब जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो पता है पहला जो संघर्ष हुआ 1786 में होता है। 1786 में मुगल गवर्नर एक है जिसका नाम है शाइस्ता खां। एक मुगल गवर्नर है जिनका नाम है शाइस्ता खां, और ये शाइस्ता खां जो है औरंगजेब के मामा है। शाइस्ता खां जो है अंग्रेजों पर टूट पड़ता है। जॉब चौरनक के साथ साथ जितने भी यूरोपीय थे, जितने भी अंग्रेजी सेना थे, उनको अपना क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा था। यानी कि झड़प जब हुई थी तो इस समय एक जॉब चौरनॉक थे, चार्नॉक। इन सारे लोगों को हुगली छोड़ करके भागना पड़ा था। हुगली छोड़ करके हालत खराब हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जैसा कोई योग्य बादशाह बना ही नहीं, जिसके वजह से यानी कि अंग्रेजों के सामने मैदान क्या था? खाली हो गया इनके मृत्यु के बाद। तो ब्रिटिश यानी कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? 8 नंबर, कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण में हम लोग 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण क्या कहता है? तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। तत्कालिक कारण क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया जाता है ना। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ है ना, ये सब पूछता है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वह 1746 से लेकर के 48 तक होता है ना। और ये होता है ऑस्ट्रिया यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, जिसकी राजधानी वियना है। और ये जो ऑस्ट्रिया हम लोग देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर के हो गया था। मारिया थेरेसा की मृत्यु के बाद यह युद्ध ही प्रारंभ हो गया। मारिया थेरेसा के बाद, है ना, मारिया थेरेसा के मृत्यु के बाद यह युद्ध ही प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत में दिखा। जिसका प्रभाव भारत में दिखा। एक तरफ
एक तरफ क्या होता है कि फ्रांसीसी और दूसरी तरफ अंग्रेज जो है, अंग्रेज आपस में उलझ जाते हैं। यहीं पे आपस में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। हालांकि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रही थी 1746 से 48 में, कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि इस समय डुप्ले जो है वह जीत गया था। लेकिन डुप्ले को अगर बुलाया नहीं गया होता, फ्रांसीसी अगर बुलाए नहीं होते, तो शायद इतिहास में इनका एक अलग ही कहानी होता। डुप्ले बहुत ही योग्य व्यक्ति था। तो कहा जाता है कि डुप्ले जीत रहा था, लेकिन 1748 में इस युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि कर दिया गया, जिसका नाम था एक्स-ला-शापेल, जिसका नाम था एक्स-ला-शापेल नाम था, है ना। शापेल के माध्यम से, यानी कि 1748 में इस संधि के माध्यम से क्या हुआ, युद्ध को विराम कर दिया गया, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध हम लोग नेक्स्ट भी कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया और यह 1748 से लेकर के 1754 तक चलता है। अगर किसी व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए और बेजोड़ तरीके से अगर मारपीट नहीं हुआ है ना, तो इतना जान जाए कि अगला संभावना ये होने की है। उसी तरह से होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध में 48 में एक संधि होती है जिसका नाम है एक्स-ला-शापेल, लेकिन अवश्यंभावी बना देता है दूसरा युद्ध के लिए। और दूसरा युद्ध होता है 1748 से 54 के बीच में ये होता है, और 1754 में पांडिचेरी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। यह पांडिचेरी संधि के तहत यह युद्ध जो है यह समाप्त होता है। फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी होता है। यहाँ पे कर्नाटक का हम लोग तृतीय युद्ध भी पढ़ते हैं, और तृतीय युद्ध जो है 1756 से लेकर के 1763 तक होता है। और यह तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाती है। यह पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हो जाती है 1763 में। एक प्रश्न बार बार पूछता है, एक प्रश्न जो है बार बार पूछता है कि 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, है ना। आप बनाइएगा, आप लोग प्रश्न बनाइएगा, बहुत बार सवाल पूछता है। बीपीएससी हो, सचिवालय सहायक हो, दारोगा हो, मतलब समझिए कि या तो उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो, जितने भी एग्जाम है सब में यह सवाल पूछा जाता है। यह वांडीवास का जो युद्ध है दो लोगों के बीच में हुआ था, है ना। एक थे अंग्रेज और दूसरी साइड में कौन थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी। दूसरी साइड में कौन थे, फ्रांसीसी थे। इसी में बुरी तरह फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और यहीं से उनका पतन प्रारंभ हो जाता है, वांडीवास से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और भी युद्ध है 1759 में हुआ था, जिसको हम लोग वेदारा का युद्ध कहते हैं, और इसमें अंग्रेज, है ना, इसमें अंग्रेज थे और एक साइड में डच थे। इसमें डच बुरी तरह हार जाते हैं, इसमें डच जो है बुरी तरह हार जाते हैं। बेदारा का युद्ध 1759 में होता है और वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, वही प्रश्न आपको दोबारा पूछा कि नहीं, है ना, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा। तो जब हम फ्रांसीसी पढ़ते हैं, डच पढ़ते हैं, पुर्तगाली पढ़ते हैं, तो अच्छे तरीके से सिर्फ देखिए प्रश्न कहाँ से आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। और ये जो तैयारी करने वाले जो अनुभवी लोग हैं वो लोग जल्दी तैयारी कर लेते हैं, है ना। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, है ना। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। आंसर क्या है, 1 हो जाएगा। जनवरी 1760 की बात है, ये जनवरी, है ना, जनवरी 1760 की बात है। यहाँ पे युद्ध जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक का नेतृत्व अंग्रेज कर रहे हैं, यहाँ देखिए अच्छे से देखिएगा,
और दूसरे का जो नेतृत्व है वह फ्रांसीसी कर रहे हैं यहाँ पे। और अंग्रेजी जो नेतृत्व करता है उसका नाम यहाँ पे आयरकुट है। प्रश्न पूछता है यहाँ पे आयरकुट के नेतृत्व में यह वांडीवास का युद्ध हो रहा होता है, और उसी समय फ्रांसीसी जो नेतृत्व जो एक सेना है जिसका नाम है काउंट डी लाली, जिसका नाम क्या है, काउंट डी लाली है ना। काउंट डी लाली नाम रहता है, और काउंट डी लाली बुरी तरह इसमें परास्त हो जाता है, बुरी तरह परास्त हो जाता है। और यहीं से पतन प्रारंभ हो जाती है फ्रांसीसियों की, यहीं से पतन प्रारंभ होती है। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का मन, उसकी महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ जाती है। तो महत्वाकांक्षा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अंग्रेज जो है 1757 में प्लासी को जीत लिया। भले अप्रत्यक्ष से जीता, धोखाधड़ी से जीता, षड्यंत्र से जीता, लेकिन जीता जरूर, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1759 में यहाँ पे बेदारा का युद्ध होता है, और बेदारा के युद्ध में वह डच्चों को हरा देता है। क्या करता है, डच्चों को हरा देता है। 1760 ईस्वी में 1760 में वांडीवास के युद्ध में वह फ्रांसीसियों को हरा देता है ना। फ्रांसीसियों क्या करता है, हरा देता है। लेकिन भारत में एक मराठा था जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसको अंग्रेजों को भी डर था इसका कि कहीं हो सकता है कि मराठा से अगर मेरा सामना हो जाए तो कहीं मराठा हमें हरा न दे। इस बात का डर था अंग्रेजों को। इसलिए देखिएगा 1761 में जब पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ, है ना, जब पानीपत की तृतीय यहाँ पे युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध, तो मराठा और अफगानों के मध्य में हुआ, और अफगानों के द्वारा मराठा को हरा दिया गया। जैसे ही हरा दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा मैदान क्या था, अंग्रेजों के लिए खाली था। जब बंगाल के नवाबों के साथ 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो इस बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियां काम कर रही थी। एक मुगल, दूसरा बंगाल, और तीसरा अवध, यानी कि 3 शक्तियों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हराया। और हराने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि की, 1765 में इलाहाबाद की संधि की, और भारत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण यहीं से तो जम जाता है। यहाँ पे शक्ति जो है, सैनिक जो शक्ति है, वह अंग्रेजों का कमाल का दिखता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। 10 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल, और ये देखिए 2019 में असिस्टेंट में पूछा हुआ सवाल है ना। असिस्टेंट में यहाँ पे पूछा गया सवाल है, वर्ष ... में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए, है ना, 10 कब किया गया? तो चलिए आंसर ही हम लोग बात करते हैं। 1784 में हुआ था, 1784 में होता है। हम लोग एक चीज देख ही ले, सही रहेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर जो है युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना, 1767 से लेकर के 1769 तक होता है। 1767 से लेकर के 1769 तक होता है, यहाँ पे 1769 तक होता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत, यानी कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है, और मद्रास की संधि 1769 में होती है ना। इस समय अगर हम लोग गवर्नर की बात करें तो इस समय गवर्नर जो है उसका नाम है लॉर्ड वेरेलस्ट नाम है, याद रखिएगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह होता है 1780 से लेकर के 1784 तक होता है, जो प्रश्न आपसे पूछता है। और 1784 में ही, यानी कि कह सकते हैं कि 1782 में, यानी कि टीपू सुल्तान लड़ते हुए वो वीरगति हो गए। बाद में इसका नेतृत्व जो है टीपू सुल्तान, हैदर अली वहाँ पे मर जाते हैं 1782 में, तो इसका नेतृत्व जो है इनके पुत्र टीपू सुल्तान अपने हाथों में ले लेता है।
लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 1784 में मंगलोर की संधि यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे मंगलोर की संधि होता है। और इस समय जो गवर्नर है वो वारेन हेस्टिंग है। इस समय वारेन हेस्टिंग्स रहता है। अब देखिए हम लोग तीसरा देखते हैं, इसको मिटा ही लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा आंग्ल मैसूरी हम लोग देखेंगे, वो हो जाता है 1790 से लेकर के 92 तक होता है। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कब? 1792 में होती है यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस है। इस समय कौन है? तो कॉर्नवालिस रहता है, कॉर्नवालिस। उसके बाद जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वो होता है 1799 में होता है। और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है ना, लॉर्ड वेलेस्ली है। और वेलेस्ली को आप जानते हैं, है ना, वेलेस्ली ये सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये व्यक्ति, है ना। इस तरीके से इस राज्य को ही हड़प लिया जाता है। टीपू सुल्तान एक बात कहता है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना, ये टीपू सुल्तान कहता है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना। और डिस्कशन चलता रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। 70 बीपीएससी में और बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अगर डिमांड आपका रहा तो डिस्कशन और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपको जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट आराम से एक बार में रिवाइज हो सके। क्योंकि अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज से आपका स्कोर बढ़ने वाला है। आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। और ये स्कोर कैसे आएगा? जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, और सेट हमेशा 1-2 जितना कैपेसिटी है उतना बनाइए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।